3 नामों में से एक ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनेगा। खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई का नाम इसमें शामिल नहीं बताया जा रहा है। हालांकि लिस्ट में अली असगर हिजाजी का नाम है। हिजाजी के पास सुरक्षा और खुफिया विभाग की जिम्मेदारी है। लिस्ट में हासिम हुसैनी बुशहरी का नाम शामिल है। ये बड़े धर्मगुरु के तौर पर जाने जाते हैं। और लिस्ट में अली अकबर वेलायती का नाम शामिल है। वेलायती ईरान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और अमेरिका से परमाणु प्रोग्राम पर मौजूदा वार्ता में शामिल हैं वेलायती। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं जो कि ईरान अपनी तरफ से कदम उठा रहा है। लेकिन जैसा मेजर जनरल एजेबी जैनी इशारा दे रहे थे, कुछ ऐसा मेरे दिमाग में कई बार आया और मैंने सवाल आप जैसे एक्सपर्ट से कई बार सामने रखा है कि क्या रूस यूक्रेन पार्ट 2 होने वाला है। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, न्यूक्लियर सेंटर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और उसके बाद इस सीरीज में न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनको टारगेट करना, इनको खत्म करना, ये इजराइल अभी तक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर फोर्डो में ऐसे न्यूक्लियर सेंटर पर कोई बड़ा अटैक करना है तो उसके लिए एमओपी जैसे या बंकर बस्टर बम की जरूरत होगी। और तब एजेबी जैनी साहब सही कह रहे हैं, अमेरिका की एंट्री यहां पर होगी। लेकिन फिर क्या एक बड़ा खतरा एनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम के रेडिएशन का नहीं होगा पूरे एरिया में? मैं दो तीन बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो देखिए, ये वही ईरान है, वही वैल्यू सिस्टम्स थे, वही चीजें सब इनके बीच में थी। और 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था। तो कितना भी आप स्ट्रॉन्ग वो सिस्टम हो, लेकिन अगर ईरान में भी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, चाहे वो बुरखे की वजह से हो, चाहे किसी और वजह से हो, वहां भी आवाजें उठ रही हैं। और वहां भी एक अच्छा साइजेबल तबका ऐसा है जो कि नहीं चाहता मुल्ला रिजीम। तो मैं संभावना की बात कर रहा हूं। मुश्किल है, मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 79 से लेकर के आज तक उन्होंने अपनी परिस्थिति इतनी कंसोलिडेट कर ली है कि उनको इस प्रकार से हटाना मुश्किल हो जाएगा। और जो बैकग्राउंड उनका है, उनके पास पूरा सपोर्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी अगर वहां पर इंजीनियर किया जाए तो वहां पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और इस प्रकार की चीजें इंजीनियर की जा सकती हैं। आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, चाहे वो उनको क्या कहलवा रहे हो अपने दबाव के साथ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक और तरीका है जिसमें ईरान एक्सपर्ट है। ईरान, सॉरी, इसराइल इसराइल ने इस्माइल हैनिया को किस तरह से मारा, इसराइल ने एंटेबे पे किस तरह से रेड करी, इसराइल ने ऐसे 50 ऐसे उन्होंने, उनके मोसाद ने ऑपरेशंस किए हैं जिनका कि जवाब नहीं है पूरी दुनिया की किसी भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के पास, किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट के पास। ऐसा ऑपरेशन भी प्लान किया जा सकता है। अमेरिका इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट। फॉर्दो में ये लोग, मैं फिर किया जा सकता है कह रहा हूं, करेंगे या नहीं करेंगे वो बात अलग है। तो मेरा ये मानना है कि उनके पास, पहली बात तो उन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियर सेंटर्स पे ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान पहुंचा दिया है। नातांज हो या खंदोब हो या और आराक हो, 3 4 5 जगह तो बहुत नुकसान हो गया है। फोर्दो की बात जहां तक सवाल है, उसमें कोई इस प्रकार का एक्शन वो करने का प्रयास कर सकते हैं। उनके पास बेरबिदौल है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास इस प्रकार के काम करने वाले लोग हैं। तो ये एक संभावना बन सकती है कि उसको भी अगर वो चाहे तो। मुझे लगता नहीं है कि जहां पर एनरिच्ड यूरेनियम भी स्टॉक्ड है और वहां से रेडिएशन का खतरा होगा, वहां पर एक प्रोफेशनल आर्मी जो कि इजरायली आर्मी है वो इस प्रकार का कोई काम करेगी। ये मैं, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन संभावना उसकी भी है। अब जहां तक सवाल इसका है कि ये कितना लंबा चलेगा, देखिए ये युद्ध या तो बिल्कुल तबाही कर देगा और या कुछ सप्ताहों में या महीनों में समाप्त हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि या तो बाहर वाले इसमें जुड़ेंगे, और बाहर वाले नहीं जुड़ेंगे तो ना तो इसराइल के पास इतना इतना सामान है कि वो महीनों सालों लड़ाई लड़ता रहे ईरान, रशिया की तरह। और यूक्रेन को लगातार पूरे नाटो से वो हेल्प मिल रही है। यहां कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर तो इनको अपने आप ही अगर लड़ना है, और अगर अपने आप लड़ेंगे तो इन दोनों की मेरे हिसाब से कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी लिमिटेड है। तो संभावना इस बात की है कि कोई ना कोई तरीका कुछ कम समय में निकल सकता है। लंबी लड़ाई, ऑलरेडी 7 8 9 दिन हो गई है लड़ाई और चलेगी, लेकिन कुछ तरीका इनको
ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इनके इजराइल के पास तो ना तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ना कुछ है, ना कुछ है। नहीं नहीं। हालांकि ये जो हमला हाइफा वाला है, उसके दूसरे वीडियोस भी अवेलेबल है, मैंने खुद देखे हैं, जहां पर कि बताया गया है कि हाइफा में बहुत कम नुकसान हुआ है। तो फिर वो बातें, क्लेम्स, काउंटर क्लेम चलते रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि नुकसान कम हो या ज्यादा, नुकसान तो हो ही रहा है। तो जो इसराइल को जबरदस्त, तो उनको पहली बार मेरे ख्याल से उनको इस प्रकार का नुकसान झेलना पड़ा है। तो ये लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी, मेरे आकलन के अनुसार